dari mata mo. Archie! Maray na alim ito dyan rito. नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज बात सैराट फिल्म के बारे में करने जा रहा हूं। यह फिल्म कई हफ्ते पहले ही आ चुकी है और महाराष्ट्र के तमाम शहरों कस्बों में खूब देखी जा रही है। फिल्म मराठी में बनी है, मगर इस फिल्म की भाषा मराठी नहीं है। सैराट कामयाब हो गई है, कई करोड़ भी कमा लिए हैं, फिर भी कामयाब फिल्म नहीं है, क्योंकि इसकी कहानी हमारी आपकी सभी की नाकामी की कहानी है। हम नाइंसाफियों की सीढ़ियां ऊंची करते जा रहे हैं। जो सबसे ऊंचे पायदान पर है वो कामयाब नजर आता है, जो निचले पायदान पर है वो नाकाम। दरअसल कोई कामयाब नहीं है। शुक्रवार का दिन आता नहीं कि 24 घंटा पहले से मुंबई से स्टार यार कलाकार और पत्रकार दिल्ली आने लगते हैं। पूरी टीम दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक दिल्ली घूम घूम कर चैनल नाप देती है और आपकी शाम फिल्म कर देती है। उनके जवाब 10 साल से टाइप और टाइप्ड हो चुके हैं, यानी कि रोल चैलेंजिंग था, आइडिया न्यू है, स्टार बहुत कोऑपरेटिव है और डायरेक्टर इज लाइक अ बडी जो बहुत स्पेस देता है। इट्स अ फन टू वर्क विथ हिम, ऑनर फॉर मी टू वर्क विथ हिम। वेरी ओरिजिनल क्रिएटिव। हीरोइन से अलग से पूछ लिया जाता है कि आपका इस हीरो के साथ वर्किंग रिलेशन कैसा है। कई बार इंटरव्यू क्रांतिकारी करना हो तो यह बुलवा लिया जाता है कि फीमेल एक्टर को कम पैसे मिलते हैं। उसके बाद सब सामान्य हो जाता है। इतनी बात को मैं एक शब्द में भी कह सकता था, जिसे हम लोग प्रमोशन कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सैराट पर तब बात करने जा रहा हूं जब फिल्म को आए हुए कई हफ्ते हो गए। फिल्म मैंने देखी है, हरिश्चंद्राची, फैक्ट्री, एलिजाबेथ एकादशी, कोर्ट, फैंड्री और अब सैराट। क्या मराठी सिनेमा अपने किसी नए दौर से गुजर रही है, जहां बात फंड और वितरण की नहीं हो रही, कहानी और किरदार की होने लगी है। विष्णु खरे के शब्दों में मराठी सिनेमा की बहुआयामीय अस्मिता का एक नया टोटल स्कूल विकसित होने लगा है। 2009 में हरिश्चंद्राची, फैक्ट्री आई थी। परेश मोकाशी की इस फिल्म की काफी चर्चा हुई। इस फिल्म को मराठी में श्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2009 में इसे श्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म की श्रेणी में भारत से भेजा गया था। ऑस्कर में इस फिल्म को भी कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। परेश मोकाशी की एक और फिल्म ने धूम मचाई, एलिजाबेथ एकादशी। मैंने ये फिल्म देखी है। इस फिल्म को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। 2016 में एक और फिल्म आई थी, कोर्ट। 28-29 साल के निर्देशक चैतन्य तम्हाणे की कोर्ट अभी तक मैं नहीं देख सका हूं, पर इरादा जरूर है। 2016 में भारत की तरफ से कोर्ट को ही ऑस्कर में भेजा गया। कोर्ट को भी 18 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार तो मिला ही है। अब आते हैं फैंड्री और सैराट पर। ये दोनों फिल्में मैंने देखी है। सैराट देखने के बाद जब फैंड्री देखने बैठा तो लगा कि सैराट फैंड्री से ही निकली हुई है। फैंड्री के तमाम दृश्य और किरदार सैराट में जवान होते नजर आते हैं। हरित क्रांति से बंजर जमीन लहलहाने लगती है, उदारीकरण के चलते कस्बे में कारखाना लगता है और सीमेंट के मकान बड़े होने लगते हैं। मगर इस दौरान एक अंतर पहले से लेकर अब तक बना हुआ नजर आता है। जो दलित किरदार है, जो जनजातीय किरदार है, उसके कपड़े तो बदल गए हैं, वो पढ़ाई में अच्छा है और आत्मविश्वास से भरा नजर आता है। स्लो मोशन में भी दौड़ता है, मगर अर्थव्यवस्था की चोट से घायल नजर आता है। फैंड्री का सुअर बाड़ा खत्म हो जाता है, मगर सैराट में दलित बस्ती का दूसरा चेहरा नजर आता है, जिसे हम झुग्गी कहते हैं। दूसरी तरफ फैंड्री में कुछ अधिक संसाधनों से शुरू करने वाला पाटिल परिवार सैराट में आते आते साधन संपन्न हो जाता है। खेत खलियान से लेकर गाड़ियों का काफिला तक नजर आता है उसके पास। सैराट के कई किरदार फैंड्री में 1990 के भारत के पहले के किरदार लगते हैं और सैराट के किरदार 90 के बाद के भारत के नजर आते हैं। फैंड्री की 2 चोटी वाली नायिका सैराट में बुलेट चलाने लगती है। फैंड्री के सुअर बाड़े का नायक सैराट में भी दौड़ लगा रहा है। अंदाज से पता चलता है कि महत्वाकांक्षाएं दस्तक देने लगी हैं। सरकारी जुबान में सैराट का नायक पारधी जाति से आता है, जो एक अनुसूचित जनजाति है। फैंड्री और सैराट में सूखे पेड़ से लेकर चिड़ियों के अलावा तमाम सीन, रूपक और किरदारों की निरंतरता दिखती है। ऐसा लगता है कि एक पार्ट 1 है, दूसरा पार्ट 2। नागराज के तमाम सीन फैंड्री से लेकर सैराट में चलते हुए नजर आते हैं। आप लगता है कि कई बार फैंड्री देख रहे हैं सैराट देखते हुए, और फैंड्री देखते हुए लगता है कि कई बार आप सैराट देखने जा रहे हैं। फैंड्री में भी कुएं का दृश्य है, जहां अबोध बालक उस खौफनाक सपने में डूब रहा है कि जब वो लड़की सुअर से छू जाने पर अपवित्र हो जाती है तो सुअर बाड़े में रहने वाले जाबिया के करीब कैसे आ पाएगी। बालक सोचता है कि फिर वो लड़की अगर जान गई कि सुअर उसके पिता
उसके पिता सुअर पकड़ने का काम करते हैं, तो फिर उस प्यार का क्या होगा। लेकिन सैराट तक आते आते ये कुआं जवान हो जाता है। सूखे में आपने टीवी में महाराष्ट्र के घायल पड़े कुओं को देखा होगा। सैराट में कुओं की वास्तुकला, उसकी गहराई, साफ पानी में खिलती जवानी के ऐसे रंग शायद ही किसी फिल्म में नजर आए होंगे। सैराट का कुआं फैंड्री के सुअरबाड़े के लड़के को कूदने के लिए आमंत्रित करता है, उसी कुएं में जहां सैराट की आर्ची घोड़े पर सवार होकर अपनी सखियों के साथ नहाने आती है। सैराट तक आते आते इतना तो बदल जाता है कि पाटिल की बेटी दलित के घर जाकर पानी पीती है और उसी कुएं में दोनों बारी बारी से नहाते हैं। कई लोग फिल्म पर सवाल कर रहे हैं, तो कई लोग फिल्म देखने के बाद समाज के उस चेहरे के सामने खुद को खड़ा पाते हैं जो उनके लिखने बोलने से नहीं बदला। मैं आपके सामने उन विश्लेषणों के चंद हिस्सों को पेश करना चाहता हूं। एक पूरे लेख से एक टुकड़ा चुनना खतरे से खाली नहीं है, मगर टीवी की मजबूरी है। यह खतरा इसलिए उठा रहा हूं ताकि आप देख सकें कि कुछ लोगों ने फिल्म देखने के बाद इसे लिखते वक्त फिल्म को कैसे देखा है। पहली टिप्पणी वरिष्ठ साहित्यकार विष्णु खरे जी की है। वो लिखते हैं कि क्या दर्शकों ने सिर्फ उस सुपरिचित लगभग टपोरी पहले घंटे को चाहा? क्या उन्हें बीच का दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे स्पर्श अच्छा लगा? क्या उन्हें कस्बाई माफिया द्वारा नायक नायिका को चेज करने और उस पलायन में पराजित होने का आनंद आया? क्या वो आंध्र प्रदेश में अपने आदर्शवादी पवित्र नायक नायिका के सफल संघर्ष से खुश हो गए? क्या वो जानना चाहते थे कि बाद की सुख स्वप्न जैसी जिंदगी ना चले? फिर ये दर्शक है कौन? इनके पैसे कैसे वसूल हुए? कितने दलित, कितने सवर्ण, किन जातियों के, कितने किशोर युवा, कितने वयस्क बुद्धिजीवी? क्या सब सवर्णवाद के आजीवन शत्रु रहेंगे? क्या वाकई सैराट कोई जातीय, सामाजिक और राजनीतिक प्रश्न उठाती है? वो त्रासदी को ही उनका एकमात्र हल बनाकर पेश कर रही है? तो उसमें कहां मनोरंजन हो रहा है कि फिल्म सुपरहिट है। समालोचन.blogspot.in पर विष्णु खरे के लेख के बाद कैलाश वानखड़े ने अपनी समीक्षा पेश की। उसका एक छोटा सा हिस्सा है। वो कहते हैं कि सैराट एक नायिका प्रधान कमर्शियल फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है, इसलिए इसमें झिंगाट संगीत और गाने हैं। लेकिन यह आम फिल्म नहीं है। आप इसे किस जगह से खड़े होकर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एक अदना सा दृश्य, दो शब्द, बर्ताव, चेहरे के भाव तय कर देते हैं पूरी फिल्म के उद्देश्य को। अब दलित को गाली देना उतना सरल नहीं रहा, तो वे अपनी घृणा की अभिव्यक्ति इस तरह से बदले हुए शब्द, बर्ताव और हाव भाव से प्रताड़ित करते हैं। प्रताड़ित होने वालों की निगाह से सैराट में बहुत कुछ टूटता बनता है। यह समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि जहां सर्वज्ञ से भरा हुआ ज्ञान है, वहां अभी तक जिस तरह से जाति आई है फिल्मों में, उस तरह से इसमें जाति सामने नहीं आती है। इसमें तो वह बिना बड़बोलेपन से, गाली से, भाषण से नहीं आई, वह चेहरे पर, उसके व्यवहार में परिलक्षित होती है। थोड़ी मुश्किल हिंदी है, पर आप समझ रहे होंगे कि क्या कहा जा रहा है। समालोचन.blogspot.in पर ही मयंक सक्सेना इन बहसों को आगे बढ़ाकर लिखते हैं कि फिल्म बनाना भारत में सिर्फ विधा तो नहीं है, यह एक अर्थशास्त्र है जहां अच्छी से अच्छी फिल्म के लिए आपको पैसे जुटाना मुश्किल होता है। हिट फ्लॉप का गणित सब कुछ बेकार कर देता है, और जैसे ही आप ऐलान कर देते हैं कि फिल्म गंभीर है, विमर्श की है, जाति प्रथा पर है, तो अंधेरा ओढ़कर सो जाने के अभ्यस्त लोग सिनेमा हॉल तक आते ही नहीं। नागराज मंजुड़े को इस बार पुरस्कार के लिए फिल्म नहीं बनानी थी, आपकी आंखों में जबरन ड्रॉप से सच डालने की थी। जानकीपुल.com पर सुदीप्ति सत्यानंद ने भी सैराट की समीक्षा लिखी है। शायद कोई बड़ी फिल्म संपूर्ण ना होते हुए भी इसलिए बड़ी हो जाती है कि उसे देखने के बाद लोग फिल्म के बारे में कम, समाज और अपने बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। तो सुदीप्ति लिखती हैं कि मुझे इन सवालों से क्या मतलब, मैं सैराट क्यों देखी? सैराट मराठी से क्यों देखी? सैराट में मराठी आती नहीं, भारतीय भाषाओं की फिल्म का कोई खास शौक नहीं, फिर क्यों इतनी उत्सुक हो गई थी? लोगों से तारीफ सुनकर क्या? मुझे देखने के लिए मजबूर करने के लिए एक सूचना भर काफी थी। नागराज मंजुड़े को हिंदी सिनेमा में कई ऑफर मिले, पर उन्होंने अपनी मातृभाषा में फिल्म बनाते रहना चुना। मैं ऐसे व्यक्ति का सिनेमा देखने के लिए सहज उत्सुक थी। उसकी जिद है कि मेरा काम देखने के लिए तुम मेरी मातृभाषा में आओ, और जब सैराट मुझ पर इतनी छाई गई है तो लिखती हूं कि क्या देखा। जयंत पवार ने मराठी में इसकी समीक्षा लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद भारत भूषण तिवारी ने किया है। जयंत इस फिल्म से अभिभूत नहीं है, लेकिन खारिज भी नहीं करते। जो सवाल उन्होंने उठाए शायद वो फिल्म के साथ साथ इस समाज से भी हैं जिससे हम और आप रहते हैं जहां। तो जयंत लिखते हैं कि शोषण सभी जातियों में है, और हर जाति अपने से नीचे वाली को तुच्छ समझती है
और विवाह संबंध की बात होने पर हैवान बन जाती है। ऑनर किलिंग हर जाति में होती है और ऐसे अनेक उदाहरण महाराष्ट्र में घटे हैं। इसलिए बहुजन कलाकारों को यहां से आगे यथार्थ से भिड़ते हुए शोषण की इन भीतरी सिलवटों का बहादुरी से सामना करना होगा। सैराट ने यह चुनौती स्वीकार नहीं की, मगर आगे की राह जरूर स्पष्ट की है। कोई दूसरा हमारे साथ अन्याय करता है, इस यथार्थ में सुविधा है, मगर हम खुद अपने आदमियों के साथ अन्याय करते हैं, यह दिखाना आसान नहीं होता। कोई जाति को लेकर बात कर रहा है, कोई नायक नायिका को लेकर, कोई आर्थिक विकास के चेहरों को लेकर बात कर रहा है, तो कोई फिल्म की कमाई को कि एक मराठी में बनी फिल्म ने कैसे 80 करोड़ 90 करोड़ या 100 करोड़ कमा लिए। हमने सोचा कि एक परेशान कर देने वाली कामयाब फिल्म बनाने वाला भी क्या उतना ही परेशान है। इसलिए आज मैं आपको मराठी सिनेमा के इस निर्देशक से मुलाकात करवाता हूं, जिसका नाम है नागराज पोपटराव मंजुळे। हम हिंदी वाले मंजुले लिखते हैं, तो आप ल की जगह ड़ बताते हैं। तो आपका स्वागत है नागराज प्राइम टाइम में आने के लिए। शुक्रिया। मालूम नहीं एक फिल्म कहां से और निर्देशक की जिंदगी कैसे एक दूसरे से गुंथी हुई है, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि फैंड्री और सैराट में किसका बचपन है? क्या वो आपका बचपन है? देखिए, फैंड्री में एक तरीके से मेरा बचपन है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। और सैराट में सीधे सीधे मैं नहीं हूं, लेकिन बतौर कलाकार हम हर एक अपनी कृति या कलाकृति में हम उतर जाते हैं, तो उस तरीके से मैं दोनों में ही हूं। दोनों में। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये मेरी कहानी हो। फैंड्री और सैराट बहुत सारे लोगों की कहानी है, ये भारत का आज का वास्तव है। और आपने जब ये कहा कि फैंड्री 90 के दशक की लगती है और उसके बाद सैराट ये लगती है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि हमारा भारत एक ही वक्त में अनेक कालों में, जैसे कि हम 1910 में भी है और 2010 में भी है, एक ही वक्त में हम इस तरीके का जीना जीते हैं कि हम भविष्य में भी है और भूत में भी है। तो उस तरीके से ये मेरी कहानी है। और सैराट की कहानी तो मैं आए दिन देखते रहता हूँ और ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। मैं थोड़ा आपके बचपन के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं अपने हिंदी के दर्शकों से थोड़ा नागराज के पीछे की कहानी को थोड़ा सा उनसे रूबरू कराना चाहता हूँ उनको। कैसा बचपन था आपका? मतलब आप कह रहे हैं फैंड्री में जो सुअर बाड़ा है वो आपका भोगा हुआ है और आपका देखा हुआ है। मैं उस बचपन के बारे में जानना चाहता हूँ जिसने आपको नागराज बनाया या आपसे एक फैंड्री जैसी फिल्म बनवाई। देखिए, मेरा बचपन बहुत ही अटपटा, बहुत ही अजीब और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहा है। मैं जिस जाति से हूँ, मेरे पिताजी वडार नाम की जात है महाराष्ट्र में। अच्छा। तो वो उनके पूर्वज पता नहीं कब से वो सुअर पकड़ने का काम करते थे। ऐसी 2-4 जातियां होंगी मराठी में, महाराष्ट्र में। कैकाड़ी भी है जो सुअर पकड़ते हैं, वडार भी है जो सुअर पकड़ते हैं और पत्थर फोड़ने का काम करते हैं, घर बांधने का और मजदूरी करने का काम करते हैं। तो वो उस खानदान से थे। लेकिन मेरे पिताजी को बहुत जिद थी या उनकी ख्वाहिश थी कि हम उनके बच्चे पढ़ें। तो मैंने कभी सुअर पकड़ने का काम नहीं किया, लेकिन मेरे इर्द गिर्द के जो बच्चे थे, मेरे रिश्तेदार थे और मेरे गांव के बहुत सारे लड़के मैंने देखे हैं कि वो सुअर पकड़ते थे और ये जिल्लत भरी जिंदगी वो जीते थे। लेकिन ये इससे मैं छूटा नहीं था, क्योंकि फैंड्री मुझे कहा जाता था कि आप जो भी है, तो आप फैंड्री एक गाली है कि आपको कुछ मतलब दूसरी गाली देने की जरूरत नहीं है। फैंड्री को मतलब वो गाली है। बिल्कुल। कई बार माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि कोई अंग्रेजी का शब्द है। बिल्कुल, पहले ऐसे ही लगता था जब मराठी में ये फिल्म रिलीज हो रही थी, तो बहुत लोगों को ये लगता था कि कोई फॉरेन की फिल्म है, उस तरीके का ये है। लेकिन ये कैकाड़ी भाषा का शब्द है। महाराष्ट्र में जो कैकाड़ी जमात है वो सुअर से संबंधित, सुअर, उसका मतलब सुअर है। उसका मतलब सुअर है। अच्छा। तो ये आपका काम, पता नहीं कि लोग कामों का बंटवारा जिस तरीके से हुआ है, तो आपके काम से फिर वो काम ये नीचा है और ये काम करना मतलब बेहतरी वाला काम है, अच्छा काम है। तो इस तरीके से अगर आपको फैंड्री कहा जाए तो एक तरीके से आपका काम, आपका पूरा मतलब क्या कहें, आपके पिताजी, आपका खानदान का जो भी है,
उस सब की वजह से मैंने इतना सारा बता के बोला प्रमोशन, उससे से अगर बहुत कुछ ना कहना हो तो फैंड्री कह दिया जाए। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। लेकिन कामयाबी के बाद अब वो एक सुशोभित शब्द हो गया है, जो एक अभी तो लोगों ने घर के ऊपर फैंड्री, घर का नाम रखा है, बहुत सारे लोग फैंड्री रख दिया घरों का नाम। आप फिल्म जब रिलीज हुई थी तो बहुत सारे लोगों के बाइक पे, कार पे फैंड्री लिखा था। वो चाहे दूसरी जाति के भी हों। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने भी। और एक कैकड़ी का जो मेरा गांव का करमाड़ा जो है, वहाँ के एक दोस्त ने कहा कि पहले बच्चे फैंड्री बोलते थे तो डर जाते थे, लेकिन अभी फैंड्री बोलते तो वो आगे आके बात करते कि हाँ हमारी फिल्म है। और एक फिल्म एक ही समय में, अपने ही समय में, उस चंद हफ्तों में जब तक वो जीवित होती है, हाँ, एक शब्द जो कई वर्षों से, है ना, एक अपमानित शब्द के रूप में किए जाने के एक शब्द के रूप में मौजूद है, उसको इतनी तेजी से बदल देती है। इतनी तेजी से तो अर्थव्यवस्था भी नहीं बदल पाती है समाज को, और उसके साथ हमारे आपके रिश्ते को। नहीं पता नहीं ये होता है क्योंकि हाँ। भारतीय जो मानसिकता है, भारतीय हम लोग जो है फिल्मों के हाँ। इतने दीवाने हैं, अजीब है। ये कितना अंदर तक हम बदल जाते हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन ऊपरी सतह पे तो हम बदल जाते हैं उस हफ्ते फिल्मों में। मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि लोग अभी जिस तरीके से सैराट को पसंद कर रहे हैं, सैराट के हीरो हीरोइन को पसंद कर रहे हैं, तो मुझे डर लगता है कि लोग इतने दीवाने अगर अच्छे लोगों के, मतलब महात्मा गांधी हो, बाबा साहेब आम्बेडकर हो, जो भी है, जो भी अच्छे लोग हैं जिन्होंने सही मायनों में काम किया और इस समाज को, देश को दिशा देने का काम किया, उनके पीछे दीवाने हो जाते तो हमारा समाज बहुत जल्दी बदल जाता। लेकिन फैंड्री आई, सैराट हो या कोई भी शाहरुख खान, सलमान खान की फिल्म हो, लोग अनुकरण करने लगते हैं, उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो कितना डीप होता है ये मुझे पता नहीं है। कितना डीप होता है वो पता नहीं, पर हम उस पर आएंगे। पर नागराज, मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे अक्सर एक विश्लेषण होता है कि फिल्मी दुनिया है वो एक पूंजी से नियंत्रित होती है, और उस पूंजी पे एक खास तरह के परिवारों का, पृष्ठभूमि का कब्जा रहता है। इस सच्चाई के बाद भी मुंबई की जो फिल्म नगरी है उसने अजीब अजीब तरह की प्रतिभाओं को स्वतंत्र रूप से, और देहात से लेके महानगरों तक के परिवारों को मौका दिया है। पर फिर भी ये बात होती थी कि चंद अपवादों को छोड़ दें तो कोई दलित बड़ा निर्देशक या डायरेक्टर, राइटर नहीं है। तो इस पहचान को लेकर आप इस मराठी फिल्म दुनिया में थे, या इस पहचान को छुपा कर थे? ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मुझे मेरी शॉर्ट फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था। पिस्तुल्या नाम की मेरी शॉर्ट फिल्म है। शायद मैंने आपको वो भी देना चाहिए था देखने के लिए। 15 मिनट की फिल्म है। 2011 में उसको नेशनल अवार्ड मिला। तो उस अवार्ड के बाद मेरा पहला इंटरव्यू हुआ एक मराठी पेपर में, और मैंने ऐसे ही सहज रूप से कहा कि मैं दलित हूँ, जो भी है मेरी जाति है, मेरे पिताजी का काम ये था, और मैं मेरी प्रेरणाओं को बताया। तो वो आर्टिकल जब छप के आया तो उसके बाद कुछ जो मेरे करीबी दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, हितचिंतक जिसे हम कहें, वो उन्होंने फोन करके कहा कि भाई तू ये क्यों बता रहा है, ये सब तू खुद के बारे में क्यों बता रहा है, अपनी जाति क्यों बता रहा है, और तू फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो तू ये तेरी पहचान तूने छुपाना चाहिए, और तुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। तो लगभग 2 दिन तो मैं थोड़ा सा डर गया कि यार ये मैंने गलत तो नहीं किया, और मेरे भाई से मैंने ये डिस्कस किया, और मैं खुद भी सोचता रहा। लेकिन सोचने में मुझे ये पता चला कि मैं ये नहीं बताऊंगा तो क्या बताऊंगा, मतलब मैं क्या कहूं कि मेरे पिताजी क्या करते थे, मतलब मैं क्या झूठ बोलूं, और मैं झूठ बोलना शुरू कर दूंगा, मेरी आइडेंटिटी मैं छुपाऊंगा, मेरा सब जो अनुभव है, मेरा जो सब जो भी है वो मैं छुपाऊंगा, तो मैं कहूंगा क्या एज ए फिल्म मेकर। फिर मैं कौन सी कहानी कहने की कोशिश करूंगा, फिर शायद मुझे मुंबई, पूना में या वही किताबें ढूंढ के कुछ कहानी मैं ढूंढता और वो कहने की कोशिश करता। तो मुझे लगता है अगर मैं खुद को छुपाता तो मेरे पास कहने की कुछ है ही नहीं। तो मेरी आइडेंटिटी, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरी आइडेंटिटी मैं छुपाऊंगा नहीं, और मैं ये मानता हूं कि जाति ना तो गर्व करने की बात है, ना लज्जित होने की बात है। तो मैंने उसको एक इतना बहुत मामूली सा फैक्ट जो है वो इस माहौल में, इस समकाल में मैंने वो स्वीकार करके वो छोड़ दिया है। मैं खुद ये कुछ नहीं मानता हूं। लेकिन इसके बाद जो फिल्म जगत है उसमें किसी तरह की प्रतिक्रिया हुई दोस्तों के अलावा, मतलब जो फिल्म डायरेक्टरों का की जो दुनिया है, हाँ। मराठी सिनेमा का जो अपना एक ढांचा है, उसमें कोई प्रतिक्रिया हुई कि एक दलित फिल्मकार आया है जिसका अनुभव भले सुअर पालने का ना रहा हो, लेकिन उन जगहों पे रहा हुआ है और उसका भोगा हुआ है? हाँ। ऐसा तो नहीं हुआ। और कभी अगर मतलब मैं जितना जानता हूं, जितनी प्रतिक्रियाएं, जितना मतलब क्या कहते हैं, वो मेरे पास जितनी आती है
उससे तो मुझे कभी नहीं लगा। बल्कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो हर जाति से हैं और मुझे बहुत मदद की शुरुआती दिनों में भी। तो मैंने ऐसा नहीं पाया है। और मैं खुद मानता हूं कि जो ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे और साहब मतलब इस फिल्म जगत में हो या इसमें हो, तो ज़्यादा अच्छे इंसान होते हैं। और पिछले जब फैंड्री का नेशनल अवार्ड मिला तो गुलजार साहब ने बहुत अच्छा कहा था, जब उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, उसकी प्रतिक्रिया उन्होंने जब दी थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं फिल्म जगत के लोगों का सेक्युलर होने की कसम खा सकता हूँ। तो वो बात मुझे अच्छी लगी थी। वो कितनी हद तक सच है ये बात मतलब शायद अलग है। इसी से जुड़ा एक सवाल पूछता हूँ कि देखिए हम सब जानते हैं थोड़े बहुत कि मराठी साहित्य संस्कृति में एक दलित चेतना रही है, राजनीति में भी बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्थापित चेतना रही है। फिल्मों में दलित किरदार भी रहे होंगे और उस पृष्ठभूमि पर बनी होगी, लेकिन आपके जरिए क्या हम कह सकते हैं कि वहां पर कोई एक दलित साहित्य की तरह दलित सिनेमा का स्वरूप उभर रहा है, या इसे ना कहें? पता नहीं ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, या कहने लायक इतना काम हो रहा है मुझे पता नहीं। लेकिन जब फैंड्री आया तो कुछ पत्रकारों ने मुझे खुद कहा कि इतना दलित, जैसे जानी मराठी में जैसे कहते हैं कि दलित चेतना वाली फिल्म बहुत प्रोमिनेंटली फैंड्री उनको लगी और उन्होंने कहा। लेकिन ये मुझे मैं तो ये बगैर सोचे मैं ये कर रहा हूँ कि मुझे जो कहना है वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे कुछ। पर जब फैंड्री है या सैराट है, ठीक है सैराट आपकी अपनी फिल्म नहीं है, पर है उस फैंड्री की कंटिन्यूटी, निरंतरता है। आप कितनी ईमानदारी से अपने पास्ट को, अतीत को वहां पर चित्रित कर रहे थे, पोर्ट्रे कर रहे थे? देखो बहुत सा मतलब कोई भी मतलब मैं मानता हूं कि आपका एक्सपीरियंस जो भी है, आपका अनुभव जो भी रहा है, वही हम उससे ही हम बनते हैं, हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो वही हम हमारी कलाकृतियों में हम पेश करने की कोशिश करते हैं। फैंड्री तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वो तब शायद मैंने वो वैसे ही दिल में रहा था। एक दफे मैं बास्केटबॉल खेल रहा था तो एक लड़की ने जब हाथ लगा तो गुस्से से मुझे फैंड्री कहा था। तो वो दिन मुझे याद है और वो गुस्सा भी मुझे इतना आया था। तो उस लड़की को मैंने थप्पड़ लगाया था और लगभग 15-20 दिन, शायद 1 महीने तक मैं बहुत सदमे में रहा और मैं बहुत उदास रहा, स्कूल भी नहीं गया था। तब वो बात नहीं पता चला, मैं किसी को बोल भी नहीं पाया कि मुझे हो क्या रहा है। मैं खुद भी नहीं समझ पाया कि क्या बात है कि मैं ऐसे ही थोड़ा सा डिप्रेस हो रहा हूँ। लेकिन वो आते आते अभी मुझे वो बात मुझे समझ में आ रही है कि वो चीज क्या है। आपकी फिल्म में दलित कवियों का जिक्र है, नामदेव ढसाल जी का, और फैंड्री में भी है, ठीक है। पर दोनों के बारे में जब पढ़ाया जा रहा है तो मोबाइल फोन बजता है और एक जो नॉन दलित लड़का है उसका मोबाइल फोन बजता है। उस पहली फिल्म में भी, दूसरी फिल्म में भी उसकी एक प्रतिक्रिया होती है। और फैंड्री में मैंने देखा कि दीवारों पे अंबेडकर और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगी है। सैराट में शायद मुझे अगर मिस कर गया हूं तो वो बड़ी बड़ी तस्वीरें गायब है वहां से, है ना। तो बदलाव के साथ ये इस परिवर्तन पे आप कुछ कहना चाहेंगे क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दलित चेतना की मजबूती के बाद भी बदलाव नहीं आया, कोई असर नहीं हुआ समाज में? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो है ही। मतलब देखिए क्या होता है, मैं दलित चेतना हो, मतलब बाबा साहेब हो, जो भी बड़े जो समाज सेवक रहे हैं या जो विचारक रहे हैं, उन्होंने जो भी कहा है, अभी देखते हैं हम कि हम भटक रहे हैं। मतलब दलित साहित्य या दलित जो चेतना हम कहें, या हम जो दुश्मन है वो अदृश्य टाइप का दुश्मन है। हमें पता नहीं कि हमें किसके खिलाफ लड़ना है। जातीय व्यवस्था इस तरीके का एक बहुत ही अजीब कॉम्प्लेक्स कुछ है कि हम कभी कभी ना वो व्यवस्था को स्वीकार लेते हैं और किसी जाति के विरोध में खड़े रहते हैं, बल्कि ये करना नहीं चाहिए। लेकिन जातिवाद का विरोध करते करते लोग खुद शायद कभी कभी जाति का विरोध करने लगते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये जात्यांत की लड़ाई होनी चाहिए थी, जो कभी भी भटकी भी है। हम भटक भी रहे हैं। क्या आप सैराट बनाते सोच रहे थे कि इसे कमर्शियल स्तर पर सक्सेसफुल फिल्म बनानी है? क्योंकि वो जितेंद्र जब लौट कर आए थे तोहफा और इन सब फिल्मों में स्लो मोशन का काफी इस्तेमाल होता था, ऋषि कपूर का, वो एक मैंने देखा। और फिर आप कमेंट्री कर रहे हैं या
दुकान पर बैठे हैं, फेंड्री में भी हैं, तो सुभाष घई वाला एक टच है कि सुभाष घई को लोग इंतजार करते हैं। वो जब हमने आपकी तस्वीर देखी तो पता चला, रे हमने तो नागराज को भी देखा है ना, फिल्म के साथ साथ। हाँ बिल्कुल। तो उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये जो कमर्शियल आपने, कोई अपराध नहीं है, बिल्कुल आपने जो किया है, हाँ। ठीक है, ये इसको एक बड़े सक्सेसफुल तरीके से फेंड्री से सीख के आपने बनाया कि नहीं अब उस स्केल पर जाना है, तभी ये बात बनी? मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ। हाँ। कमर्शियल सक्सेस तो तब होता है जब लोग फिल्म देखते हैं। मैं ये करना चाहता था कि लोग फिल्म देखें। फेंड्री बहुत कम लोगों ने थिएटर में देखी थी, बल्कि आपने भी अभी देखी, आज देखी। आज देखी। हाँ। तो ये मैं, या कोर्ट हो या जो भी अच्छी फिल्म है, आप उमेश कुलकर्णी की फिल्म वीर हो या जो भी अच्छी फिल्म है जो सोचने पे मजबूर करती है, वो लोग देखते नहीं। और हम इतने बिगड़े हैं, हम इंडियन जो है, भारतीय दर्शक जो है, तो उनको पता नहीं क्या देखना है, वो भी मुझे पता नहीं चल रहा है। हम गानों के इतने आदी हो गए हैं, हम उत्सव और नाचने के इतने आदी हो गए हैं, कुछ भी चला। मैं अभी इस वक्त बात करूं, मैं बता सकता हूं ज्यादातर दर्शक वो बीफ मिला है कि मटन मिला है वो देख रहे होंगे, हमको अच्छा। तो ये मुझे अजीब सब सोच लगती है। लेकिन मुझे लगता था कि फेंड्री देखना चाहिए था लोगों ने ज्यादा देखें, क्यों नहीं देखा, क्या है? तो शायद मैं चाहता था कि सैराट बहुत ज्यादा लोग देखें, और कमर्शियल तो जब लोग देखते हैं तो सारे कलाकार इसके नए थे, उनको शायद आप घर पे लेकर आए और ट्रेन किया आपने। हीरोइन को आपने एक दूसरे तरीके का बनाया, जो शुरुआत में पहले हिंदी सिनेमा की उस तरह से बिंदास हीरोइनों जैसी है, हीरो एकदम अलग है, मतलब पिट जाता है बेचारा वो सबसे। ये हीरो नहीं है, ये आम आदमी है, आम इंसान है जो ऐसे ही होता है। मतलब मैं बचपन में बहुत दफा कोई हिंदी फिल्म देख के, अमिताभ की या किसी की देख के जब बाहर आता था तो एकदम खून खोल के बाहर आ जाता था, और बहुत दफा पिट जाता था, क्योंकि फिल्म का असर जब तक है, या कराटे की फिल्म देखता था तो ये हरदम फिल्म ने मुझे बहुत डिप्रेस किया है। मतलब हिंदी बॉलीवुड फिल्म ने, मैं जब तक देखता हूं तब तक हीरो हूं अंधेरे में, और जब उजाले में आता हूं तो ना तो मुझे सूरज मैं सह पाता हूं, उसकी गर्मी सह पाता हूं, ना तो ये वास्तव जो है। तो मैं जब मैं बचपन से बहुत फिल्म ने देखा हूं, मतलब मैं स्कूल में कम और फिल्मों में, मतलब फिल्म क्या कहें उसको, छोटे तब वीडियो सेंटर्स थे उसमें ज्यादा रहा हूं। लेकिन मुझे अभी वो समझ पाता हूं कि बाहर का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगती थी दुनिया, और फिल्मों ने इतना अवास्तविक कुछ चित्र मेरे सामने खड़ा किया था कि हरदम मैं डिप्रेस हो जाता था। आपकी फिल्म में भी अवास्तविकता है, मतलब इतनी ऊंचाई से कूद जाते हैं लड़के वैसे गाँव में? नहीं, कूद ही जाते, बिल्कुल वास्तविकता है। और शहरी लोगों को ये बिल्कुल अवास्तविकता लगेगी कि ऐसे कोई कूद जाएगा, क्योंकि उनको तो स्टंट करने की आदत है, या वो स्पेशल इफेक्ट्स करने, कूद जाते हैं, ठीक है। तो ये कूद जाते हैं, मेरी आप मानिए, और आपको यकीन नहीं तो कोई एतराज नहीं है। पर एक आपने कुओं का इस्तेमाल किया है फेंड्री में भी, इसमें भी, और दूसरा फेंड्री की चिड़िया अकेली है, ब्लैक स्पैरो, उस मराठी में कुछ और नाम लेता है, मैं भूल गया उसका, और काली चिमनी, मतलब काली चिमनी, हाँ। और इसमें सैराट में आते आते काफी चिड़ियों का एक मूवमेंट है, उसके जरिए आप कहानी का, आपका मोड़ सब दिखाते हैं। ये आपका मेटाफर है, ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बारीक, ये हमारे एक मित्र निरुपम हैं, उन्होंने कहा कि इनकी फिल्म में देखो तो ये चिड़िया के अलग अलग रूप है, तो वो रियल है या आपने डेस्क पे क्रिएट किया है? वो बहुत सारी रियल है। रियल है? हाँ, हमने बहुत मतलब क्या कहे, शिद्दत से उधर बैठ के वो शूट किया, अर्ली मॉर्निंग जाके, और मेरे गांव के चिड़ियों का समूह में एक तरह खास तरह का मूवमेंट है जो स्टोरी से मैच करता है। सैराट का मीनिंग वही है, मुक्त, फ्री। हाँ, एकदम, जो होता है ना कि जैसे शायद हमें कभी कभी वो अच्छा नहीं लगता इतना स्वतंत्र होना, इस तरीके का स्वतंत्र मतलब सैराट है। बिगड़ेल टाइप का मुक्त आदमी जो है। कई लोगों ने इस फिल्म के आखिरी सीन पे बहुत तरीके से लिखा है। ये सीन आपके जहन में इसके बनने की क्या प्रक्रिया, थोड़ा आप बता सकते हैं क्या? जब वो बच्चा लौट रहा है अपने माँ बाप, जब उसको मार दिए जाते हैं तो खून के निशान हैं, और उससे पहले चिड़िया उड़ जाती है, चिड़ियों का समूह वहां से गायब हो जाता है, काफी आतंकित तरीके से भागता है।
देखिए, ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं दिखा पाया हूं। इससे इस पे बात करना एक मतलब कुछ उसको फिर कम करना तरीके से होता है। मैं समझ रहा हूं, जैसे किसी ने लिखा भी है कि इतनी बातें हो गई हैं इस आखिरी सीन पे कि कई बार लगता है कि इस सीन का महत्व नहीं है। पर हमारी एक मित्र ने एक सवाल किया है कि जो झिंगाट गाना है, हाँ, उस फिल्म में बाद में लोग नाचे भी हैं बजवा के, लेकिन कई लोगों को ये फिल्म निराश करती है, देखने के बाद सोचने पे मजबूर करती है, परेशान करती है, निराश से कहीं ज्यादा। हाँ। पर लोग उसमें नाच रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो फिल्म का पर्पस था वो 100 करोड़ कमाने के बाद भी आप परेशान होते हैं इन सब बातों से? मतलब जो जिस तरीके से, हाँ, मतलब फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो हमारे सामने एक क्रूर हकीकत को सामने लाती है, वो खत्म होती है और वहां पर हम गाना रिप्ले करते हैं और फिर डांस करते हैं, ऐसा लगता है कि सारी कहानी खत्म हो गई, तो वो गाना बच गया। मैं कल परसों ये बात कर रहा था कि ये ना 100 साल का संस्कार है हमारे दर्शकों पे कि उनको गाने इतने प्यारे लगते, इतने अच्छे लगते हैं, पता नहीं, क्योंकि जिंदगी में गाना नहीं है। जिंदगी इतनी उदास, इतनी गद्य टाइप की है कि कोई गाना नहीं है, कोई लिरिकल बात नहीं है, तो लोग ना फिल्मों में सब ये ढूंढते हैं। तो हम फ्रस्ट्रेट है वास्तविकता में, तो हम फिल्मों में सब हमारा जो है। आपने इसमें सिम्फनी का इस्तेमाल किया, वो अभी हम हिस्सा दिखाएंगे। हाँ। अतुल और अजय उन्होंने कमाल का काम किया है, मतलब उस बाहर अमेरिका में आपने जाके उसको रिकॉर्ड किया है। सिम्फनी के इस्तेमाल करने की कोई खास वजह रही क्या? मतलब खास वजह यही रही कि कहानी बहुत ही गांव की है, उसकी लैंग्वेज बहुत ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, गांव वाली है, और लड़के जिस तरीके से हैं, लड़के किरदार जो है बहुत कॉमन है। वो शाहरुख खान नहीं है, वो बहुत हट्टे कट्टे जवान हीरो टाइप की कोई लड़की नहीं है, लेकिन उनका प्यार हम उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे हाँ। बॉलीवुड फिल्म। इसमें जिन 4 लोगों का मैंने कमेंट इसमें पढ़ा है, उनमें से शायद जयंत ने या किशोर ने कहा है कि अस्तर जो है, मतलब कोट का अस्तर जो है, वो बहुजन समाज की जिंदगी का है। हाँ। लेकिन जो दृश्यों की जो रचना आप करते हैं वो कई बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही रोमांचित करने वाले हैं, वो उस एलीट क्लास के लिए है। तो फिल्म एक कॉम्बिनेशन है। तो हम आगे बात करेंगे आपकी कविता के बारे में भी, जिसका अनुवाद मैंने कराया है। तो नागराज की कविता हम सुनाएंगे, लेकिन इस फिल्म की जो संगीत है इस फिल्म का, ये एक बड़ा खास पहलू है, इसका बड़ा रोल भी है। तो उसकी एक झलक देखते चलिए, फिर ब्रेक में चले जाइएगा, फिर मन करेगा तो आ जाइएगा। जैसा कि ब्रेक से पहले बताया कि नागराज मंजूड़े कवि भी हैं और मेरे एक मित्र ने मराठी में लिखी उनकी कविता का हिंदी अनुवाद किया है। कुछ गलतियां हो सकती हैं, पर धूप की साजिश के खिलाफ इस कविता को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और शुरू करता हूं कि इस सनातन बेवफा धूप से डरकर तुम क्यों हो रही हो सुरक्षित, खिड़की में सजी बोनसाई और लाचार बन के
मांग रही हो छांव, इस अनैतिक संस्कृति में नैतिक होने के हट से क्यों कर रही हो आकाश जैसे फैले मन के विस्तार को दफन, क्यों तुम इस धूप की साजिश के खिलाफ गुलमोहर की तरह आग सी नहीं खिल रही। एक और कविता है, नागराज की है, ये छोटी कविता है पर सुनिएगा। एक जैसे मिजाज वाले हम दो दोस्त, एक दूसरे के चहेते, एक ही ध्येय एक ही सपना, एक ही ध्येय एक ही सपना देखकर जीने वाले, बाद में उसने आत्महत्या की और मैंने कविता लिखी। नागराज बहुत अच्छा अनुवादित किया है। अनुवाद ठीक है, वो अच्छा लगा मुझे। हमारे एक दर्शक ने आपसे पूछा है कि जिसकी जिंदगी में इतनी आग हो, जिसने देखा हो, एक कवि है और आपकी इस कविता को मैं मुझे नहीं मालूम कि रोहित वेमुला के लिए आपने लिखी है या बहुत पहले की कविता है, जो लगता है कि उस वक्त काफी चल भी रही थी जो कविता मेरे ख्याल से। पर आपने प्रेम कहानी को ही क्यों चुना इसके लिए? मैं एक दर्शक का सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। कौन सी कहानी के लिए? प्रेम कहानी को ही अपने भीतर के अनुभवों को बाहर लाने के लिए। क्योंकि देखो, मुझे लगता है कि ये सब जो है, प्यार अगर लोग एक दूसरे से करें तो बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी और वहीं पे सब आके बिगड़ती है बात। और दूसरा ये भी कारण है, या हो सकता है कि प्यार की कहानियां देखना, सुनना, पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये दोनों की, सुनने वालों की भी जरूरत और कहने की भी मतलब जरूरत थी, तो मैंने शायद ये बात कही होगी। मेरी कहानी, जैसे आपने कहा कि मेरे मन में तो बहुत सारी कहानियां हैं जो मैंने कहने की कोशिश कर रहा हूं या करूंगा आगे जाके, और मैं चाहता हूं कि ये मैं कह पाऊं, लेकिन पता नहीं कि ये लोग सुनना चाहेंगे, ये सुनेंगे तो उनको क्या लगेगा, उनका क्या रिएक्शन होगा। अगर हम जब मानवीय संवेदनाओं का जो हम अगर कुछ बात करेंगे तो फिर दलित को अच्छा लगेगा, ना सवर्ण को अच्छा लगेगा, ना स्त्री या पुरुष को अच्छा लगेगा। पर इस कहानी से बहुत सुंदर दृश्यों की रचना की है आपने, मतलब इस खौफनाक कहानी में भी। लेकिन फिर भी मुझे जहां तक पता चला कि महाराष्ट्र के भीतर भी काफी बहस हो रही है इस फिल्म को लेकर, और एक तबका आपसे नाराज भी है, मतलब वो काफी गुस्से में भी है। देखिए, ये तो ना फिल्म देखने से पहले ही शुरू हो गया था और उसके अहंग को ठेस पहुंची है ना कि एक शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट, ट्राइब या कास्ट, यहाँ दृश्यों से तो वो दलित ही है, मतलब जनजाति या जाति कहें तो। वो एक पाटिल की लड़की से प्रेम करता है, तो इसे लेकर काफी बवाल भी हो रहा है, मतलब आपको भी टारगेट किया जा रहा है। मतलब देखिए, ये फिल्म शुरू होने से ट्रेलर देख के लोगों ने ये शुरू कर दिया था, लेकिन ये वो पूरी जमात या पूरी जाति का रिएक्शन है, ये नहीं कह सकते। और व्हाट्सएप और फेसबुक को तो आप बिल्कुल आप विश्वास नहीं, क्योंकि हमारे एक मित्र हैं चंद्रकांत पाटिल, तो उन्होंने एक घटना बताई कि एक जलगांव के सिनेमा घर में लोगों ने इंटरकास्ट करने वाले को बुला के सम्मानित भी किया। ये भी एक खबर है। बहुत तो, एक दूसरी भी खबर थी कि जिनके बच्चे भाग गए थे और वो सेम जाति से शायद थे, मुझे इतना पता नहीं है, तो उनको वापस बुला के घर वालों ने उनकी शादी करवा दी। अरे वाह! तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये भी हो रहा है, तो उसी समाज से ये भी हो रहा है। देखिए, नेगेटिव तो होता ही रहता है, बल्कि मैं कहूंगा कि नेगेटिव है ही, लेकिन मैं ना उसमें से जो भी सकारात्मक पॉजिटिव हो रहा है वो देखना चाहता हूँ, और ये हो रहा है तो शायद उसको हमने देखना चाहिए, और कोशिश वही है कि ये हो जाए। और ये दलित सवर्ण ये तो बात है, लेकिन इंसान को मार रहा है, पीट रहा है, काट रहा है, ये बहुत बुरी बात होती है। पेड़ का एक मेटाफर है अभी जो मेरे स्क्रीन पर आ रहा है, तो फैंड्री में सूखे पेड़ हैं, है ना, और जब वो कल्पना करता है हीरोइन का के बारे में, तो काफी सूखे निर्जन पेड़ों के बीच में है, लेकिन इसमें जब वो उसके सपनों में आती है तो उन सूखे पेड़ों के ऊपर है। ये सब सोलापुर जहां आप पले बढ़े हैं, उन जगहों की तस्वीरें हैं ये सारी। मैं जहां रहता हूं करमाड़ा, वो ऐसा गांव है, मेरा जिला भी ऐसे है। मेरे करमाड़ा में जो बैकवाटर का जो पानी है, वो एक तरफ वो पानी है, और दूसरी तरफ आप जाओगे तो एकदम सूखा है, कि जहां पानी की दिक्कत है। तो ये बहुत अजीब दृश्य है। अच्छा, इसीलिए आपके कुएं भरे पड़े हैं, मतलब हालांकि वो सोलापुर में भी सूखा पड़ा है। ये अभी की बात नहीं, मतलब जब भी है, मतलब साल पहले की बात भी है कि वो एक आमतौर पे कम पानी वाला इलाका है, लेकिन आपके इलाके में खूब पानी है। नहीं, बिल्कुल, एक जगह पे बहुत सारा पानी है,
और मतलब खेती है, जिसे बागायत कहते हैं हम, हरी खेती, सब जब गन्ने की खेती है, क्या क्या है इसको, बनाना है, और बाकी जो सब, तो एक तरफ हरा है, हरियाली है, एक तरफ सूखा है, एक ही तालुके में, एक ही तहसील में ये दृश्य तो आपको। हीरोइन 9th क्लास की है, उसको आपने कैसे ट्रेन कर लिया? मतलब आपको ये खतरा नहीं लगा कि हम एक ऐसा नॉन कैरेक्टर ले रहे हैं? हालांकि फिल्म कहानियों में जो पहली जो ग्रेट लव स्टोरीज हिंदी सिनेमा में बनी है, वैसे ही नॉन कैरेक्टर आ जाते हैं, जैसे कयामत से कयामत तक में आमिर खान, मतलब उतने चर्चित जानता भी नहीं था कोई, लेकिन एक दूजे के लिए भी हो। हाँ, तो ये इन लोगों को आपने घर पे रख के ट्रेन किया, कहाँ ट्रेन किया? तो ये तो एक्टर लगते नहीं हो, तो इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे की इन लोगों ने? देखिए ये सब काम मतलब डायरेक्टर का होता है। हाँ। और मैं हर जगह हर दम बोलता हूँ कि एक्टर अगर बुरा काम करता है तो वो पूरा क्रेडिट डायरेक्टर का है, एक्टर अगर अच्छा काम करता है तो वो आधा आधा है, एक्टर का आधा डायरेक्टर तो इन का। लोगों को ढूंढा कहाँ से, कितने दिन में ढूंढ लाया आप इसको? ढूंढा बहुत, जो लड़की है रिंकू को मैंने फिल्म शूट करने से पहले लगभग 1.5 साल पहले उसको देखा था, जब वो 7वीं में थी, 7th क्लास में थी, लेकिन उसको देख के लगा कि इसमें कुछ बात है कि ये आर्ची बन सकती है। तब आपने फिल्म के बारे में सोच ली? बिल्कुल, तब लिखा था मैंने ये स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में। और ये जान पहचान की लड़की है या? जान पहचान की मतलब इसकी माँ को मैं पहचानता था। अच्छा। वो ऐसे ही मिलने आए थे मुझे। अच्छा। कि अपने गांव का डायरेक्टर है, तो वो उस गांव में मुझे मिलने के लिए आई थी। तो उसके साथ रिंकू आई थी, तो उसको मैंने देखा, तो वो देखती मुझे लगा कि यार ये कुछ इंटरेस्टिंग लड़की है दिखने में, और जब उससे बात किया तो तब ज्यादा लगा। और मैंने मेरे जो असिस्टेंट हैं बाकी सब लोगों को कहा कि इसका ऑडिशन आप शूट कर लो जो भी है, तो उसको सिर्फ नाचना आता था। उसके बाद मैं साल भर उसको मतलब इंटरवल में मिलता रहा, उससे बात करता रहा, और लगभग 1 साल बाद उसको बताया कि तू मेरी फिल्म में काम कर रही है। फिर वो मेरे घर में आके सारे लोग जो है लड़के सब मेरे साथ रहे। और एक बात है कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, मतलब फिल्म जैसे कि मेरा भी नहीं था कि ये कैमरे की दुनिया क्या है, अच्छी भाषा बोलने वालों से, अच्छे कपड़े पहनने वालों से भी मैं डरता था, तो मुझे पता है। तो मैं जानता हूं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक बार बढ़ेगा तो शायद बाकी के काम आसान हो। घर पे ही रख के आपने ट्रेनिंग दी लोगों? बिल्कुल। हाँ। और फिर छोटी छोटी बातें होती है कि कैमरे की। और हीरो हीरोइन किस सामाजिक पृष्ठभूमि के हैं दोनों? इसमें से जो लोग हैं ये शायद अभी उसका SC ST पता नहीं, लेकिन ये शायद बहुजन दलित ही है, लेकिन सारे जाति के लोग हैं। ब्राह्मण है, मराठा है, एक मुस्लिम है, एक अलग जाति से है, एक दूसरा अलग जाति से है, मैं अलग जाति से हूँ। हमारे क्रू में सब जाति के लोग। एक अलग सामाजिक अनुभव भी हुआ होगा, अच्छा माहौल? बहुत अच्छा माहौल तो है ही, मतलब हम में तो अभी जब मैं जिस तरीके से जीता हूँ, हमारे आजू बाजू का जो माहौल है, हम तो जाति देखते ही नहीं है, हम तो फिल्म क्रू में कुछ रिएक्शन था इसको, फिल्म के एंड को लेकर या कहानी के प्लॉट को लेकर? नॉर्मली इसे नहीं, कुछ नहीं था, मतलब कैमरा लगाया और ऑन हुआ तो शूट करने लगे, मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट उतना? देखो, स्क्रिप्ट मैंने सबको सुनाया था। जब एक बार क्रू डिसाइड हो गया कि ये लोग काम कर रहे हैं, तो सबको ये कहानी सुनाई थी, स्क्रिप्ट सुनाया था, तो सबको अच्छा लगा था। और फिर शूट करते टाइम तो ये बहुत सीक्रेटली हमने किया था कि बाकी लोगों को पता ना चले कि क्या शूट कर रहे हैं। और लास्ट तक जो लास्ट का सीन था या तब वो, उसमें बहुत चुनिंदा लोग ही शामिल थे, और एक्टरों को भी पता नहीं था कि क्या सीन है। किसी को नहीं बताया क्लाइमैक्स कैसे शूट करने जा रहे हैं? जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको पता था। अच्छा। अभी जो लास्ट के सीन में जो वो 4 लोग आए हैं ना, घर में जाके बैठते हैं, हाँ। उसमें से एक जो बंदा है जो शाम है, हाँ। तो उसको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है। सेट पे भी उसको मालूम नहीं है कि वो क्या फिल्म जब देखा तब उसको पता चला कि वो एक बुरा किरदार है वो। अच्छा। तो वो जरूरी नहीं। और हीरो हीरोइन को भी पता नहीं? हीरो हीरोइन को पता है, उनको पता था कि ये अंजाम होने वाला है। बिल्कुल। और बच्चा इतना बढ़िया, मतलब वो उसको ट्रेन किया आपने उसको करने के लिए, या बच्चे को क्या ट्रेन करे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि उसको मैंने फेसबुक पे देखा था, उसका फोटो, ठीक है, उसको मैंने वहां से सिलेक्ट किया था। वो बच्चा बहुत प्यारा है दिखने में, लेकिन वो बहुत ही नाजुक सा था, वो माँ की गोद से उतरता ही नहीं था, और वो रो देता था। पर क्या आप सचमुच मराठी में ही फिल्म बनाएंगे? और ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया। हाँ, लेकिन ऑफर मिला तो आपने मना किया?
मुझे ऐसा ऑफर एकदम सब लोगों ने कहा था कि करते हैं हिंदी में, हाँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि हिंदी में मैं हिंदी की स्टाइल की नई फिल्म करना चाहता हूँ, और हिंदी में क्या करना चाहिए अभी मुझे पता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि मराठी में मैं जानता हूँ, हाँ। और मराठी का दर्शक, हमारा महाराष्ट्र का दर्शक जो है इतना मुझे लगता है कि ज्यादा प्रगल्भ है, ज्यादा अच्छा है। अच्छा है। और क्योंकि वो किरदार वो हीरो हीरोइन को नहीं देखता, वो अच्छी कहानी को देखता ये है। मराठी फिल्म की जान है, मतलब उसके बिल्कुल। दर्शकों की एक जान है कि बिल्कुल, वो बिल्कुल। किरदार कहानी में अभी भी जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कोई सुपरमैन जैसा है। बिल्कुल, आप फैंड्री देखिए, एलिजाबेथ एकादशी देखिए, या सैराट देखिए, ये लोग हिट करवा देते हैं इस फिल्म को। नागराज, बहुत बहुत शुक्रिया। बातें चलती रहेंगी एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए जिस पर इतनी बहस हो रही है, सवाल भी उठ रहे हैं और कई तरह के सवाल हैं। एक अच्छी फिल्म की यही कामयाबी भी होती है कि लोग उस पर बात कर रहे हैं। तो हमने एक प्रयास किया आपको मराठी की एक शानदार फिल्म और एक निर्देशक जिनकी अपनी जिंदगी, एक कवि, इन सब से मिलाने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।